प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के एक शहर के पास पीपल के वृक्ष पर कौओं का झुंड रहता था, जिसका राजा मेघवर्ण नामक कौवा था। मेघवर्ण बहुत समझदार और कुशल शासक था। जहाँ कौवे रहते थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पर पहाड़ की गुफाओं में उल्लुओं का झुंड रहता था, जिसका राजा अरिदमन नामक उल्लू था। अरिदमन बहुत ही तेज तर्रार और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उल्लू और कौवों की दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही थी। रात के समय उल्लुओं को कौवों से ज्यादा अच्छा दिखलाई देता है, इसीलिए अरिदमन उल्लू अपने साथियों के साथ पीपल के वृक्ष के पास मंडराता रहता और अंधेरे में जो भी कौवा घूमते मिल जाए उसे मार देता था। उल्लुओं की इन हरकतों से कौवों में बहुत डर बैठ गया। परेशान होकर कौवों के राजा मेघवर्ण ने सभा बुलाए और उल्लुओं के आतंक से कैसे छुटकारा पाया जाए इस संबंध में सभी से मंत्रणा की गई। मेघवर्ण ने कहा, हमारा शत्रु बहुत होशियारी से प्रतिदिन हमारे साथियों को मार रहा है और हमारी आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा। रात में जब हमें कम दिखलाई देता है, तब वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसी समय हमारे साथियों पर हमला करते हैं। हमें इन दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना चाहिए, इस पर आप सभी अपने अपने मत प्रकट करें। मेघवर्ण के मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ मंत्रियों ने बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करके संधि करने की सलाह दी, तो कुछ ने शत्रु को छल से मारने की सलाह दी। कुछ अन्य मंत्रियों ने इसी स्थान पर रहकर शत्रु से मुकाबला करने के लिए कहा, तो कुछ अन्य मंत्रियों ने इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाने की सलाह दी। वही एक मंत्री ने कहा, महाराज, क्रूर, अत्यंत लालची और धर्महीन वैरी से कभी भी संधि नहीं करना चाहिए। हमें किसी शक्तिशाली सहायक की सहायता से शत्रु का विनाश करना चाहिए, और अगर एक शक्तिशाली सहायक ना मिले तो कुछ छोटे छोटे मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। सभी मंत्रियों की बात सुनकर मेघवर्ण ने अंत में सबसे वृद्ध मंत्री, जिसका नाम स्थिरजीवी था, की सलाह ली। स्थिरजीवी कौवा बोला, आपके सभी मंत्रियों ने अपने अपने अनुसार सही सलाह दी है, पर मेरा मानना है कि हमें भेद नीति का सहारा लेना चाहिए। हम छल द्वारा शत्रु को मात दे सकते हैं। हमें छल से शत्रु का विश्वास जीतना चाहिए और युद्ध की तैयारियां करते रहना चाहिए। संधि काल में शत्रुओं की कमजोरियों का पता लगाते रहना होगा और अवसर आने पर शत्रु पर हमला करना होगा। मेघवर्ण को स्थिरजीवी की सलाह अच्छी लगी और उसने स्थिरजीवी से आगे की रणनीति के बारे में पूछा। स्थिरजीवी बोला, छल द्वारा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है। हम छल से शत्रु को पराजित करेंगे। मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूंगा। आप मेरे साथ विवाद करें और सभी के सामने मुझे अपनी चोंच से मारकर लहूलुहान कर देना। इसके बाद आप दल बल और परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर जाकर रहना। मैं तब तक उल्लुओं का विश्वास जीत लूंगा और हम उनके भेद जानकर उन पर हमला कर उनका विनाश कर देंगे। फिर आप वापस इसी जगह आ जाना। मेघवर्ण कौवे ने स्थिरजीवी की रणनीति पर कार्य करते हुए उससे विवाद शुरू कर दिया। उनके विवाद में कुछ कौवे बीच बचाव के लिए भी आए, पर मेघवर्ण ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा, ये स्थिरजीवी हमारे शत्रुओं से मिला हुआ है और उन्हें हमारे सारे भेद बतला दिए हैं। अब हमारा इस स्थान पर रहना उचित नहीं है। इतना बोलकर उसने स्थिरजीवी पर अपनी चोंच से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और पेड़ के नीचे छोड़कर अपने झुंड और परिवार सहित एक सुरक्षित स्थान पर चला गया। ये बात गुप्तचरों के माध्यम से उल्लुओं के राजा अरिदमन को पता चली। वह तुरंत ही अपने दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंचा जिधर कौवे रहा करते थे, परंतु उल्लूकराज को उधर कोई भी कौवा नहीं मिला। उल्लुओं को देखकर पेड़ से नीचे गिरे स्थिरजीवी कौवे ने कराहना शुरू कर दिया। कौवे के कराहने की आवाज सुनकर सभी उल्लू उसके पास पहुंच गए और कुछ उल्लुओं ने उस पर हमला करना चाहा, परंतु उल्लुओं के राजा अरिदमन ने उन्हें हमला करने से रोकते हुए कहा, यह अकेला है और घायल भी, हम इसे कभी भी मार सकते हैं, परंतु इससे हमें कई राज भी जानने को मिल सकते हैं। जैसे ही उल्लुओं का राजा अरिदमन स्थिरजीवी कौवे के पास पहुंचा, स्थिरजीवी उसे प्रणाम कर बोला, महाराज, आप बहुत बलशाली है। हम कौवों का राजा मेघवर्ण आप पर हमला करना चाहता था। मैंने उसके समझाया कि हम उल्लुओं से लड़ाई में नहीं जीत सकते, हमें उनसे संधि कर लेना चाहिए, इससे कम से कम हमारे प्राण तो बच जाएंगे, किंतु उसने मुझे उल्लुओं का हितैषी समझकर मार मार कर लहूलुहान कर दिया। उसे लगा अब आप उस पर आक्रमण कर देंगे, इसीलिए मुझे मृत समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला गया। मैं अब आपकी शरण में हूँ और अब मेरे जीवन का लक्ष्य अपने अपमान का बदला लेना है।
अगर आप मुझे अपने साथ रखेंगे तो मैं अवश्य ही आपके काम आऊंगा। स्थिरजीवी कौवे की बात सुनकर उल्लुओं का राजा असमंजस में पड़ गया। उसने अपने मंत्रियों की सलाह ली। कुछ ने कहा कि इसे मार देते हैं, तो कुछ मंत्रियों ने स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाकर कौवों के भेद जानने की बात कहकर और शरणागत की रक्षा करते हुए उसे जीवन दान देने की बात कही। उल्लुओं में रिक्ताक्ष नामक एक चालाक होशियार मंत्री भी था। उसने स्थिरजीवी का बहुत विरोध किया, परंतु उसके विरोध के बाद भी स्थिरजीवी कौवे को उल्लुओं के यहाँ शरण मिल गई। रिक्ताक्ष अपना अपमान सहन नहीं कर पाया और अपने साथियों को एकत्र कर कहा, अब मुझे उल्लुओं का सर्वनाश दिखलाई दे रहा है। ये चालक कौवा अपनी नीति में सफल हो गया है। अब हमें किसी दूसरे स्थान पर रहना चाहिए। इस प्रकार उल्लुओं का एक समझदार मंत्री उनसे अलग हो गया। रिक्ताक्ष के चले जाने से स्थिरजीवी कौवा बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका काम बहुत आसान हो गया था। उल्लुओं के मंत्रियों में रिक्ताक्ष ही सबसे चतुर, होशियार और दूरदर्शी था। इसके बाद स्थिरजीवी कौवा उल्लुओं के विनाश की तैयारियों में जुट गया। वह प्रतिदिन छोटी छोटी लकड़ियां एकत्र करता और पर्वत की गुफाओं के पास उन्हें जमा देता था। जब लकड़ियां पर्याप्त मात्रा में एकत्र हो गई तो वह दिन के समय कौवों के राजा मेघवर्ण से मिलने पहुंच गया। स्थिरजीवी बोला, मैंने उल्लुओं की गुफाओं के पास पर्याप्त सूखी लकड़ियां एकत्र कर दी है। अब तुम दिन के समय जब उल्लुओं को दिखलाई नहीं देता, अपनी अपनी चोंच में जलती लकड़ियां लाकर गुफाओं के चारों तरफ डाल देना। इससे शत्रु अपने दल बल के साथ जलकर समाप्त हो जाएगा। मेघवर्ण ने वैसा ही किया जैसा स्थिरजीवी ने कहा। सभी कौवे अपनी अपनी चोंचों में जलती लकड़ी ले गए और उल्लुओं की गुफाओं के चारों तरफ फैला दी। इससे उल्लुओं के घर जल गए और कौवों की शत्रु सेना नष्ट हो गई। उल्लुओं का विनाश के बाद मेघवर्ण अपनी सेना और परिवार सहित उसी पीपल के वृक्ष पर लौट आया और उसने सभा बुलाकर स्थिरजीवी कौवे का सम्मान कर आभार जताया। कौवों द्वारा मिल रहे सम्मान से स्थिरजीवी बहुत खुश था। उसने कहा, शत्रु के बीच रहने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने देश और राजा की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। बड़े उद्देश्य की पूर्ति में कुछ छोटी मोटी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, पर क्षणिक कष्टों की चिंता न करते हुए देश की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, राज्य स्थायी नहीं होते। सत्ता के घमंड में आकर प्रजा पर अन्याय नहीं करना चाहिए। राजा प्रजा का सेवक होता है, न कि उसका स्वामी। मेघवर्ण ने स्थिरजीवी के उपदेशों का सदैव पालन किया और कई वर्षों तक राजपाट का सुख भोग कर आनंद पूर्वक जीवन यापन किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि साहस, होशियारी और मित्र भेद नीति से बड़े शत्रु को भी हराया जा सकता है।